हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में अपन कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिएगा और नोट्स लिखने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स इन बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, तो अपने को वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करने हैं जिनमें पी और एस के बीच में क्या आने चाहिए, 4 लेटर्स आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो पहले तो अपन लेटर्स को लिख लेते हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं इस वर्ड में। PERMUTATIONS। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दीज टू लेटर्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड। ठीक है, तो बेसिकली हमें P और S के बीच में 4 लेटर्स डालने हैं। ठीक है, तो देखो P इसके बीच में 4 प्लेसेस ये आ गए, S तो अपन इसका एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग प्लेसेस कितने हो गए, 6। रिमेनिंग प्लेसेस। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लेटर्स इक्वल्स टू व्हाट, 12। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे P और S के बीच में 4 लेटर्स डालने अपने को। ठीक है, तो ये जो 4 लेटर्स होंगे आपके चारों डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों T इसके अंदर भी आ सकते हैं। तो जब दोनों T इसके अंदर आएंगे तो 2 डिस्टिंक्ट अदर लेटर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक T अंदर आ जाए, एक T बाहर चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक भी T P और S के बीच में नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 केसेस बनेंगे अपने। ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट, व्हेन 2 T's lie in between P and S। ठीक है, जब ये दोनों T जो है P और S के बीच में लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो क्या करेंगे, 2 T तो इसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब अपने को 2 लेटर्स की और ज़रूरत है, तो कितने में सेलेक्ट करेंगे, ये 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स में से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8C2 इंटू, इनको अरेंज करने का तरीका रहेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में 2 डिस्टिंक्ट लेटर हैं और यहाँ पे 2 T हैं। ठीक है, तो टोटल लेटर 4 हो गए, उसमें 2 एक जैसे हो गए, दिस इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, अब देखिए यहाँ पे रिमेनिंग 6 लेटर्स और एक ये बंडल। तो ये जो रिमेनिंग 6 लेटर्स होंगे और ये बंडल अपने आप में 7 ऑब्जेक्ट्स का काम करेंगे। ठीक है, तो दिस इंटू 7 फैक्टोरियल। क्लियर। चलिए, तो ये केस हो गया। फिर उसके बाद में केस 2, व्हेन 1 T lies in between P and S। जब P और S के बीच में सिर्फ एक ही T लाई करेगा। ठीक है, तो एक तो T आ गया, अब अपने को 3 लेटर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किस में सेलेक्ट करेंगे, इन 8 लेटर्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 8C3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 फैक्टोरियल है ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ P एंड S। ठीक है, क्योंकि 4 लेटर्स हमें P एंड S के बीच में रखने हैं, तो यहाँ P इधर भी हो सकता है, S इधर हो सकता है, या फिर P इधर S इधर। ठीक है, तो ये दोनों लेटर्स भी अपनी पोजीशन को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बेस से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दोनों लेटर्स अपनी पोजीशन को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं,
2 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है, दिस इनटू 7 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स तो ये हो गए और एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका बंडल। तो ये 7 ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं आपस में? 7 फैक्टोरियल वेज से। क्लियर? ओके। अब देखिए केस थर्ड, व्हेन 0t lies in between P and S। मतलब P एंड S के बीच में अब कोई भी T नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब दोनों T क्या हो गए? बंडल से बाहर हो गए, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, तो उसके लिए 4 लेटर सेलेक्ट करेंगे अपन इन 8 लेटर्स में से। तो 8C4 उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, P और S अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है, इनटू रिमेनिंग ऑब्जेक्ट 7। अब उसमें क्या हुआ? दोनों T बंडल के बाहर है, तो जो 7 ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें 2 ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे हमारे? आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड number of arrangements equals to case first, case second प्लस केस थर्ड, ठीक है। तो सबको अपन ऐड करेंगे। अब देखिए इन 3 केसेस में क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 8C2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 8C3 प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 8C4 इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 2 इंटू 5040 इंटू ये हो जाएगा 105। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 25401,600। तो टोटल यहाँ पे इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन इसका एक ऑल्टरनेट अप्रोच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो ऑल्टरनेट अप्रोच है वो क्या है? जैसे ये लेटर्स है अपने P एंड S, ठीक है। जब S को मैं 1 प्लेस आगे शिफ्ट करूंगा तो P भी 1 प्लेस आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लेस क्या हो जाएगा? ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। फिर S को जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो P यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 प्लेसेस ब्लैंक रह जाएंगे। जब S को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो P यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 प्लेसेस ब्लैंक रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितनी शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे? 7, ठीक है, क्योंकि एक तो ये हो गई और 6 ये, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है ना इस टाइप की। ओके, दूसरी बात ये है कि जब हम ये शिफ्टिंग करेंगे तो उस शिफ्टिंग के दौरान क्या होगा कि जो दोनों T हैं हो सकता है कि इसके अंदर आ जाए, हो सकता है एक बाहर एक अंदर हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों बाहर हो, ठीक है। तो इस केस में देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये जो 10 लेटर्स है ना ERMUAIONTT, ठीक है, इनको अरेंज कर दीजिए आप और इस बंडल को आप आगे शिफ्ट करते जाइएगा, ठीक है। तो उससे उसमें क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे जो हमने अरेंजमेंट्स निकाले थे लास्ट केस में, जब उनको ऐड करते हैं तो बेसिकली वो सब इसी के इक्वल आता है, ठीक है ना, इनटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी में P एंड S अपनी पोजीशन को कितने तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज से, इनटू कितनी पॉसिबिलिटी है बंडल की? 7, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25401,600, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो ये हमारी ऑल्टरनेट अप्रोच है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इफ बिटवीन 2 पर्टिकुलर गर्ल्स देर आर एग्जैक्टली 2 बॉयज। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है पर्टिकुलर, ठीक है ना, 2 पर्टिकुलर गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करने की अपने पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो वो 2 गर्ल्स जो रहेंगी वो फिक्स रहेंगी आपकी। अब देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। 4 बॉयज, अपन इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं B1 B2 B3 B4। ठीक है, एंड 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5। तो मैंने यहाँ पे 5 गर्ल्स को G1 G2 G3 G4 G5 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, अब जैसे 2 पर्टिकुलर गर्ल्स की बात हो रही है तो मान लेते हैं ये 2 पर्टिकुलर गर्ल्स हैं अपनी। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे कि इन G1 G2 के बीच में 2 बॉयज होने चाहिए। ठीक है, फिर बच्चे अपने पास कितने प्लेसेस, 5। तो इसका अपन एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, और ये आपके रिमेनिंग 5 प्लेसेस। ठीक है, तो इन गर्ल्स के बीच में 2 बॉयज होने चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, 4 में से 2 बॉयज सेलेक्ट करेंगे तो इनके बीच में डाल देंगे यहाँ पे। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे बंडल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग 5 ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 6 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे 4C2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ 2 बॉयज फॉर 2 प्लेसेस इन बिटवीन G1 एंड G2। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज इन बिटवीन 2 गर्ल्स G1 एंड G2। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ 2 गर्ल्स G1 एंड G2। ठीक है, गर्ल्स भी तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकती है ना 2 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, तो चलिए इसको फर्दर इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 720। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 720, तो ये हो जाएगा आपका 17280। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेटोरिक्स कैन बी अरेंज्ड इफ ऑल वोवेल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ओके, तो देखिए देख लेते हैं जरा इसको। तो अपने पास जो लेटर्स हैं उनमें जो वोवेल्स होंगे, वोवेल्स कौन कौन से हैं, ओ
आई ए ओ आई दिस। तो टोटल 5 वॉवेल्स हैं अपने पास, ठीक है ना। ओके, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? सी, एम, बी, एन, टी, आर, सी, एस। ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं अपने पास? 8। क्लियर। अब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज, क्या होगा इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर? ए आई ओ। ठीक है। फिर उसके बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज, क्या होगा यहाँ पे? बी सी सी एम एन आर एस टी। ठीक है। तो अपने पास टोटल 13 लेटर्स हैं। तो ये कितने प्लेसेस पर अरेंज होंगे आपस में? 13 प्लेसेस पे। ठीक है। तो 13 प्लेसेस में से वॉवेल्स कितने प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे? 5 प्लेसेस को, और कॉन्सोनेंट्स 8 प्लेसेस को। ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 13C5 इंटू 1 इंटू 1। अब देखो ये 13C5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिलेक्शन ऑफ 5 प्लेसेस फॉर 5 वॉवेल्स। ठीक है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ 5 वॉवेल्स इन ऑर्डर एट 5 प्लेसेस। ओके। और यहाँ पे ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ 8 कॉन्सोनेंट्स इन ऑर्डर एट 8 प्लेसेस। ठीक है। ये ऑर्डर में अरेंज होंगे। जब ऑर्डर में अरेंज होंगे तो वो फिक्स रहेगा एक। ठीक है ना। अपन उनको इधर उधर नहीं कर सकते लेटर्स को। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 5 4 3 2 1। ठीक है। तो ये 120, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 99। तो ये हो जाएगा आपका 1287। तो यहाँ पे टोटल इतने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं आपके। ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोकोनट कैन बी अरेंज्ड सच दैट एट लीस्ट 1 C कम्स एट ऑड प्लेसेस। ओके। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? लेटर्स को लिख लेते हैं। CONUN T। ठीक है। तो टोटल कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 7 लेटर्स। ठीक है। अब देखिए ये 7 लेटर्स कितने प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे? 7 प्लेसेस को। तो देखिए यहाँ पे जो 7 प्लेसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है ना। सो दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। ठीक है। अब यहाँ पे इवन प्लेसेस कितने हैं अपने? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, मतलब 3 इवन प्लेसेस हैं आपके। ओके। अब देखो
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स without any restriction minus number of arrangements when no C occurs at odd places। ठीक है, तो टोटल में से अपन क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं जब कोई भी सी जो है ऑड प्लेस पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन यहां पे बोलेंगे बाइजेक्शन रूल। क्या है ये? बाइजेक्शन रूल। ठीक है ना, तो चलिए इसको इधर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन नो सी अकर्स एट ऑड प्लेसेस। इसका मतलब वो कहाँ पे जाएंगे, इवन प्लेसेस पे। तो इवन प्लेसेस कितने अपने 3, 1, 2, 3। ठीक है ना, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो चलिए 3 में से अपन 2 इवन प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। इन 2 प्लेसेस पे 2 सीज को अरेंज करने का तरीका एक, ठीक है, इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो इतने तरीके से अरेंज हो जाएंगे क्योंकि उनमें क्या होगा, 2O अलाइक ऑफ 1 काइंड। ठीक है, और ये 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, तो ये टोटल 5 लेटर्स हैं, इनमें 2O अलाइक ऑफ 1 काइंड। तो यहाँ पे देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ 2 इवन प्लेसेस फॉर 2 सीज। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ 2 सीज एट 2 इवन प्लेसेस सेलेक्टेड। क्लियर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ O N U T। क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5040 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 120 डिवाइड बाई 2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 1260 माइनस 180, तो ये आ जाएगा 1080। ठीक है, तो टोटल इतने अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेडिकल बी अरेंज्ड इफ A and E are together but all the vowels never come together। तो यहाँ पे दो वॉवेल हैं A एंड E, वो तो एक साथ आने चाहिए, लेकिन जो थर्ड वॉवेल I है वो उनके साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने पास वॉवेल्स कौन कौन से हैं, A E I। कॉन्सोनेंट्स M D C L। ठीक है, तो टोटल कितने लेटर्स हैं अपने पास, 7। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, A एंड E एक साथ आने चाहिए, लेकिन ये वाला जो I है थर्ड वॉवेल है वो इस बंडल के लेफ्ट या राइट में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि तीनों वॉवेल एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे A और E एक साथ आना चाहते हैं तो इनका अपन एक बंडल बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, M D C L इनके बीच में अपन गैप डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन नाम देंगे
गैप मेथड। तो टोटल कितने गैप क्रिएट हुए? 5, ठीक है। अपने को कितने गैप्स की ज़रूरत है? 2, एक तो इस बंडल के लिए, एक आई के लिए, ओके। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5c2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गैप सिलेक्शन फॉर दिस एंड आई, ठीक है। ये अरेंजमेंट ऑफ this and this at 2 gaps selected, ओके। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरेंजमेंट ऑफ MDCL, क्लियर। तो देखिए जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5c2 होता है 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 96, ये हो जाएगा आपका 960, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 960 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ओके। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन सच दैट 2 consecutive लेटर्स इन अरेंजमेंट्स आर नीदर बोथ वॉवेल नॉर बोथ आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो उस टाइप के होने चाहिए कि उनमें 2 कंजिक्यूटिव लेटर्स जो है वॉवेल नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ 2 आइडेंटिकल लेटर्स भी साथ साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो वॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं इस वर्ड में। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं यहाँ पे? पी, आर, एम, टी, टी, एन, क्लियर। नाउ required number of arrangements equals to number of arrangements when no 2 vowels occur together minus number of arrangements when no 2 vowels occur together and 2 T's occur टुगेदर, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं कि वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नो 2 वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो उसमें क्या होगा कि जो रिमेनिंग लेटर्स होंगे ना इनमें गैप डाल देंगे, ठीक है। उनमें से 5 गैप्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो उन गैप्स में इन वॉवेल्स को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक वो भी पॉसिबिलिटी आएगी कि जब दोनों टी एक साथ आ जाए, माइनस नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन नो 2 वॉवेल्स अकर टुगेदर एंड 2 टीज अकर टुगेदर, तो उनको अपन क्या करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन नो टू वॉवेल्स अकर टुगेदर। ओके, तो देखिए फाइंडिंग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when no two vowels occur together। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, P R M T T N, इन लेटर्स के बीच में गैप डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए ये गैप क्रिएट होंगे यहाँ पे। तो टोटल कितने गैप क्रिएट हुए यहाँ पे, 7। तो यहाँ पे अपन इसको नाम देंगे गैप मेथड। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू जो रिमेनिंग लेटर्स हैं अपने 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इतने तरीके से अपन इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, गैप सिलेक्शन फॉर 5 वॉवेल्स। ठीक है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 5 वॉवेल्स एट 5 गैप्स सेलेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ PRMTTN। क्लियर। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 7C2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 120 इंटू 720 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 21, ये 360 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 120 इंटू 360। क्लियर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 907200। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गए इस केस में। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करेंगे अपन। नाउ the number of arrangements in which no two vowels occur together and two T's अकर टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों टी एक साथ आने चाहिए। तो देखिए PRMTT इनका एक बंडल बनाएंगे N। तो अपन क्या करेंगे, इनके बीच में गैप डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन गैप मेथड लगा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने गैप क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये हमारा बंडल हुआ। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगे 6 में से 5 गैप सेलेक्ट करेंगे 5 वॉवेल्स के लिए। अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इनटू जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं अपने कितने 1 2 3 4 5। तो ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल बेस से। ठीक है, इनटू 1। तो देखो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैप सिलेक्शन फॉर 5 वॉवेल्स। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 5 वॉवेल्स एट 5 गैप्स सेलेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
अरेंजमेंट ऑफ पी आर एम टी टी एन, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रा अरेंजमेंट इन बंडल दिस। अब इस बंडल में जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं आपस में, ओनली वन वे, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 इंटू 120 इंटू 120, सो दिस इक्वल्स टू 6 इंटू 14400। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 86400, ठीक है। तो इस केस में ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ जाएंगे आपके। तो देखिए नाउ इधर ले लेते हैं अब, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 907200 माइनस 86400, तो ये आ जाएगा आपका 820800। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ क्रू स्टाफ ऑन अ बोट। ओके, जैसे सपोज कि ये हमारी बोट है, ठीक है, ये इसकी मूविंग डायरेक्शन है, यहाँ पे ये आपका स्टीयरिंग पोजीशन है बोट का, ठीक है। तो जो राइट साइड होती है उसको अपन स्टार बोर्ड भी बोलते हैं और बो साइड, ओके। और जो लेफ्ट साइड होती है इसको अपन पोर्ट भी बोलते हैं या फिर स्ट्रोक साइड, ओके। चलिए अब देखिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एन 8 oared बोट इज टू बी मैन्ड बाई 11 क्रू मेंबर्स ऑफ whom 3 कैन स्टीयर ओनली बट कैन नॉट रो, ठीक है ना। 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज द क्रू स्टाफ कैन बी अरेंज्ड इफ 2 ऑफ मैन कैन रो ऑन बो साइड, ओके। तो देखिए पहले अपन क्या करते हैं, 11 क्रू मेंबर्स, इनको अपन डिनोट कर देते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैन स्टीयर ओनली बट कैन नॉट रो, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अपन कैन स्टीयर ओनली बट कैन नॉट रो, ठीक है। जो रिमेनिंग 8 हैं ये कैन रो ओनली बट कैन नॉट स्टीयर, ठीक है। और उसमें भी क्या है, इन 8 में 2 ऑफ मैन कैन रो ऑन बो साइड, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों कैन रो ऑन बो साइड, क्लियर। अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये बोट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेंबर्स इधर बैठेंगे स्ट्रोक साइड में और 4 मेंबर्स आपके बो साइड में, ठीक है। ये आपका मूविंग डायरेक्शन और ये आपका स्टीयरिंग पोजीशन, जिस पे कौन बैठ सकते हैं, C1 C2 C3, ठीक है। और ये आपका है बो साइड एंड दिस इज स्ट्रोक साइड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होती है वो स्ट्रोक साइड, जो राइट साइड होती है वो बो साइड। और यहाँ पे देखिए उसने क्लियर किया है
कि C4 C5 कैन रो ऑन बोथ साइड, ठीक है, कैन रो ऑन बोथ साइड, ठीक है। C4 C5 जो होंगे सिर्फ बोथ साइड में ही रो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्रू स्टाफ इक्वल्स टू 3C1। क्या करेंगे, इन तीनों में से एक मेंबर सेलेक्ट करेंगे ना स्टीयरिंग पोजीशन के लिए, ओके, इनटू C4 C5 वो साइड में ही रो करेंगे, तो अपने को 2 मेंबर्स की और ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने में सेलेक्ट करेंगे, 6 में से, ठीक है। 6C2 इन 4 मेंबर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है ना। 2 तो ये हैं, 2 और सेलेक्ट किए, तो टोटल कितने हुए इधर 4। तो 4 को कितने तरीके से अरेंज करेंगे यहाँ पे 4 पोजीशंस पे, 4 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है ना, ओके। इनटू जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो स्ट्रोक साइड में अरेंज होंगे इनटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ 1 क्रू मेंबर फ्रॉम C1 C2 C3 फॉर स्टीयरिंग पोजीशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ 2 क्रू मेंबर्स फॉर बोथ साइड, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ 4 क्रू मेंबर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ remaining 4 crew members on stroke side, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 9 to 0। तो टोटल इतने तरीके से अपन क्रू स्टाफ को बोट पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ बोट्स क्रू कंसिस्ट ऑफ 8 मैन 3 ऑफ whom कैन ओनली रो ऑन वन साइड, 2 ओनली ऑन अदर साइड, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द क्रू स्टाफ कैन बी अरेंज्ड, ओके। तो यहाँ पे बोट को रो करने के लिए 8 मैन अपने को गिवन है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारी बोट है, तो 4 इधर आएंगे इसमें और 4 इधर, ठीक है। ये आपकी मूविंग डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका स्टीयरिंग पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे अपने को कोई क्रू मेंबर नहीं रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर बोथ साइड, दिस इज योर स्ट्रोक साइड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 8 क्रू मेंबर्स हैं उनको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कैन ओनली रो ऑन वन साइड, ठीक है।
और इनको मान लेते हैं कैन ओनली रो ऑन द साइड on which C1, C2, C3 are not there, ठीक है। और यहाँ पे ये कैन रो ऑन एनी साइड, ठीक है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी साइड में बोर्ड को जो है रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए required number of ways to arrange crew staff equals to, तो क्या करेंगे, जैसे ये सिर्फ एक ही साइड में रो करेंगे तो अपने पास कितनी साइड्स हैं, दो, तो दो में से एक साइड सेलेक्ट कर लेते हैं ना अपन, 2C1, ठीक है। चलिए एक साइड में ये आ गए तो अपने को एक क्रू मेंबर की और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, इन 3 में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3C1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ एक इसमें से इनके साथ चला गया, ठीक है ना, दो ये हैं, दो यहाँ से बचेंगे तो कितने बचे, 4। तो उन 4 को जो दूसरी साइड होगी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ वन साइड फॉर C1, C2, C3, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वन crew member from C6, C7, C8 for the side on which C1, C2, C3 will row the boat, क्लियर। और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, अरेंजमेंट ऑफ C1, C2, C3 एंड वन मोर क्रू मेंबर selected from C6, C7, C8, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 क्रू मेंबर्स, क्लियर। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 4, 5, 6, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्रू मेंबर्स को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 6 डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 where each digit is to be used exactly once so that chosen permutation changes from increasing to decreasing or decreasing to increasing at most once. Okay, for example the strings like 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, ठीक है। और इस परम्यूटेशन में डिजिट्स आर प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस परम्यूटेशन में क्या हो रहा है, पहले डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। और ये सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, ओके। एंड अगर हम इस परम्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे डिजिट्स पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 तक डिक्रीज कर रहा है एंड देन इंक्रीज, ठीक है। जो डिजिट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अगर हम इन परम्यूटेशंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो ये परम्यूटेशंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अगर हम इस परम्यूटेशन की बात करूं तो यहाँ पे पहले डिक्रीज कर रहा है फिर
इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो ये भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो परम्यूटेशंस एक्सेप्टेबल हैं वो टोटल कितने परम्यूटेशंस होंगे वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू, इन 6 डिजिट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपन, 6 फैक्टोरियल बेस से, तो ये कितने होंगे 720, ठीक है ना। तो इन 720 परम्यूटेशंस में अपने मतलब के परम्यूटेशंस कौन से होंगे, इस टाइप के, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट, परम्यूटेशंस इन विच digits are placed in increasing order, ये इंक्रीजिंग का साइन है, ठीक है ना। जब डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बॉक्सेस बनाए, ठीक है। अब डिजिट्स हमारे किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में, तो सबसे छोटा इधर 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 1। तो इस केस में अपने को सिर्फ एक ही परम्यूटेशन मिलेगा, ओके। केस सेकंड, परम्यूटेशंस in which digits are placed in decreasing order, ठीक है। वो परम्यूटेशंस जिनमें डिजिट्स कैसे रखे हुए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। लाइक 1 2 3 4 5 6, देखिए तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट आएगा यहाँ पे, तो 6 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही परम्यूटेशन पॉसिबल है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 1, तो इस केस में भी अपने को सिर्फ एक ही परम्यूटेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद केस थर्ड, परम्यूटेशंस when digits are placed in decreasing to इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वो परम्यूटेशंस फाइंड करने हैं जिसमें डिजिट्स पहले आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक कर्व की हेल्प लेता हूँ, जैसे एक पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। इस कर्व का ये लोएस्ट पॉइंट है तो उसको अपन डिजिट 1 असाइन कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो अपने पास जो डिजिट्स हैं उन सब में जो सबसे छोटा डिजिट है वो कौन सा है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब कर्व के अलॉन्ग इस तरीके से चलेंगे 1 की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज कर रहा है वैल्यू, ठीक है। जब इधर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 1 के लेफ्ट में एक डिजिट भी हो सकता है, जब एक इधर होगा तो बाकी के 4 डिजिट इसके राइट में होंगे, ठीक है। प्लस और क्या पॉसिबिलिटी है, ये आपका डिजिट 1 यहाँ पे मान लो 2 डिजिट्स हैं तो इधर इसके राइट में 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 2। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके लेफ्ट में 4 डिजिट्स हो जाएं, राइट में 1 डिजिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 डिजिट्स, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में 3 डिजिट्स आ जाएं और राइट में 2 डिजिट्स हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस तरीके से डिक्रीज कर रही है और फिर डिजिट्स की वैल्यू इधर इंक्रीज करेगी।
और यहाँ पे डिजिट्स की वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज़ करेगी और फिर इधर इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि 1 तो सबसे छोटा डिजिट है ना, तो इस साइड में जो डिजिट होगा वो इससे बड़ा होगा, तो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। और जो इधर के जो 4 डिजिट्स हैं वो भी इससे बड़े होंगे, फिर वो वैल्यू जो इधर इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे जो दोनों डिजिट्स होंगे वो 1 से ग्रेटर होंगे, ठीक है, तो पहले वैल्यू इधर डिक्रीज़ करेगी और इधर वैल्यू फिर इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको जो अरेंज करने का तरीका रहेगा वो एक रहेगा, क्योंकि इनको इस तरीके से रखेंगे कि इनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करे, ठीक है। और यहाँ पर भी इन दोनों डिजिट्स को अरेंज करने का तरीका एक रहेगा, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट में होगा उस डिजिट की वैल्यू ग्रेटर देन दिस डिजिट, ओके। यहाँ पर भी इन 3 डिजिट्स को अरेंज करने का तरीका एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर में रखे जाएंगे ना, क्योंकि उनकी वैल्यू इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जो परमिटेशंस आएंगे इस केस में, तो यहाँ पे 1 के लेफ्ट में एक डिजिट है, तो 5 में से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं? 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिएगा 1 के लेफ्ट के लिए 2 डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं 5 में से, ठीक है। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? 2, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 5C1 इंटू 2 प्लस 5C2 इंटू 2, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये 10 इंटू 2 20, तो कितने आ गए इसमें? 30 परम्यूटेशंस, ठीक है। तो चलिए, तो पहले आप इन दोनों केसेस को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन यहाँ पे एक लास्ट केस डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपन केस 4th लेते हैं, परम्यूटेशंस व्हेन डिजिट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो पहले डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक कर्व की हेल्प ले रहा हूँ, ये पैराबोलिक कर्व है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं डिजिट 6 असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके लेफ्ट में एक डिजिट भी हो सकता है, तो इसके राइट में 4 डिजिट्स होंगे, प्लस ऐसा हो सकता है कि इसके लेफ्ट में 2 डिजिट्स और इसके राइट में 3 डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस लेफ्ट के लिए जो 5 डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट अपन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5C1। और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे? 2। भाई ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 4 इधर आ जाए, एक उधर चला जाए, ठीक है, इंटू 2, प्लस यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए 2 डिजिट्स अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने में से? 5 में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5C2। और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 2। भाई इधर 2 हैं, इधर 3, तो इधर 3 हो सकते हैं, इधर 2 हो सकते हैं, ठीक है। दिस, अच्छा दूसरी बात, अरेंज करने का तरीका तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे लार्जेस्ट डिजिट है, तो ये जो लेफ्ट वाला डिजिट होगा इससे छोटा होगा, तो क्या होगा? डिजिट्स का ऑर्डर पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिजिट्स का ऑर्डर पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 5C1 इंटू 2 5C2 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 30, क्लियर। अब देखिए, नाउ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू केस फर्स्ट प्लस केस सेकेंड केस थर्ड प्लस केस फोर्थ, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट में कितने थे? 1 प्लस 1, और इसमें 30
प्लस 30 इक्वल्स टू 62। तो इन 720 परम्यूटेशंस में जो अपने मतलब के जो परम्यूटेशंस होंगे वो टोटल कितने होंगे? 62। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 टेकन ऑल एट ए टाइम सो दैट द सम ऑफ द डिजिट्स at the first two places is smaller than the sum of digits at last two places। ओके, तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिट्स हैं इनको अपन मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5। क्लियर। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स एट फर्स्ट टू प्लेसेस क्या होगा? A1 प्लस A2। ठीक है, एंड सम ऑफ डिजिट्स एट लास्ट टू प्लेसेस व्हाट? A4 प्लस A5। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू व्हाट? 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 120। ठीक है ना। नाउ we have to find the number of permutations in which A1 plus A2 is less than A4 plus A5। ठीक है, दूसरी बात, ये जो टोटल 120 परम्यूटेशंस हैं इनमें here number of permutations in which A1 plus A2 is less than A4 plus A5 equals to number of permutations in which A1 plus A2 is greater than A4 plus A5। ठीक है, तो इन 120 परम्यूटेशंस में वो भी परम्यूटेशंस होंगे जब A1 प्लस A2 लेस देन दिस, एंड वो भी परम्यूटेशन होंगे A1 प्लस A2 इज ग्रेटर देन दिस, और वो क्या होंगे? नंबर में इक्वल होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें वो भी परम्यूटेशंस आ रहे हैं जहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स एट फर्स्ट टू प्लेसेस इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स एट लास्ट टू प्लेसेस। ठीक है, इन 120 परम्यूटेशंस में वो भी परम्यूटेशंस आएंगे, कौन से? जिनमें सम ऑफ डिजिट्स एट फर्स्ट टू प्लेसेस इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स एट लास्ट टू प्लेसेस। ठीक है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 120 माइनस नंबर ऑफ परम्यूटेशंस in which A1 plus A2 equals to A4 प्लस A5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 120 में से जब इस टाइप के परम्यूटेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग परम्यूटेशंस होंगे वो इस टाइप के होंगे और नंबर में इक्वल होंगे। तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिल जाएंगे ना यहाँ पे। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे, हम वो परम्यूटेशंस फाइंड करेंगे जिनमें A1 प्लस A2 इक्वल्स टू व्हाट? A4 प्लस A5। क्लियर। तो चलिए, तो देखो A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 1 है तो कौन से डिजिट्स बचे अपने पास? 2 3 4 5। ठीक है, ये डिजिट्स बचेंगे यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है कि इन डिजिट्स का सम इक्वल्स टू इनका सम,
तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 3 4 5 2, या फिर ऐसा हो जाए 5 2 1 3 4। ठीक है, अब इस केस में कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं, ये कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते हैं, 2 तरीके से, एंड ये भी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 तरीके से। तो टोटल कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे, 4। ठीक है, अब देखिए इस केस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं दोनों डिजिट्स, 2 तरीके से, ये भी 2 तरीके से। तो दिस एंड दिस, तो टोटल कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं यहाँ पे, 4। ठीक है, मान लो अगर इसका डिजिट का वैल्यू 2 है, A3 का। ठीक है, जब A3 का 2 है तो रिमेनिंग डिजिट्स क्या होंगे, 1 3 4 5, ये डिजिट्स होंगे। अब इस केस में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सम ऑफ दीज 2 डिजिट्स इक्वल्स टू सम ऑफ दीज 2 डिजिट्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ऐसा, जैसे 1 + 5 कितना होगा 6, 3 + 4 7, या 1 + 3 करें तो वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में अपने को कोई परमिटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मान लो यहाँ पे 3 है, तो 3 के केस में कौन से डिजिट्स बचेंगे यहाँ पे, 1 2 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब अपने को वो कॉम्बिनेशन चाहिए कि सम ऑफ डिजिट्स एट दीज 2 प्लेसेस इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स एट दीज 2 प्लेसेस। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 5 2 4 का। ठीक है, तो जैसे देखो 2 4 1 5, या फिर 1 5 2 4। ठीक है, तो ये दोनों डिजिट्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बेस से, और ये भी 2 फैक्टोरियल बेस से। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितने तरीके से अरेंज होंगे यहाँ पे, 4, और यहाँ पर भी 4। क्लियर, मान लो यहाँ पे 4 आ जाए। ठीक है, तो 4 के केस में कौन से डिजिट्स बचेंगे आपके, 1 2 3 5। अब देखिए इस केस में वो पॉसिबिलिटी अपने को नहीं मिलेगी कि सम ऑफ डिजिट्स एट दीज 2 प्लेसेस इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स एट दीज 2 प्लेसेस। कोई भी कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, जैसे 3 + 2 करें और 5 + 1 6 होगा ना, तो कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं आ रहा है कि इन डिजिट्स का सम इक्वल्स टू इन डिजिट्स का सम। ठीक है, तो इस केस में भी अपने को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट है अपना 5। ठीक है, 5 लेते हैं, तो अपने पास कौन से डिजिट्स बचेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ डिजिट्स एट दीज 2 प्लेसेस इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स एट दीज 2 प्लेसेस। अब देखिए कैसे बनेगा, 1 4 2 3। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 3 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 1 4, या फिर यहाँ पे 1 4 आ जाए, तो यहाँ पे 2 3 आ जाए। तो इस केस में कितने परमिटेशंस पॉसिबल हैं, 4, और इस केस में 4। क्लियर, तो यहाँ पे अपने को कुछ नहीं मिला, यहाँ पे भी अपने को कुछ नहीं मिला। तो जो मिल रहा है अपने को कौन से केसेस में मिल रहा है, 1 3 5। ठीक है, जब A3 को कौन कौन से डिजिट्स अपन असाइन करेंगे, या तो 1 3 और 5। ठीक है, तो इन 3 केसेस में अपने को रिक्वायर्ड परमिटेशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल्स टू 120 माइनस, ये टोटल कितने हैं यहाँ पे, ये आ रहे हैं टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 24 हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए 120 माइनस 24 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 12 इक्वल्स टू व्हाट, 48। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आज के लेक्चर की कहानी अपन यही फिनिश करते हैं, बाकी कंटेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।